हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएक्स विजर्ड। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग एडवर्स ड्रग रिएक्शन को एकदम ओवरव्यू एक बेसिक कंसेप्ट समझे थे उसका। यहाँ पे हम लोग टाइप ए और टाइप बी ये दोनों तरह के एडवर्स ड्रग रिएक्शन को इन डिटेल समझेंगे विद क्लिनिकल एग्जांपल्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, एडवर्स ड्रग रिएक्शन का जो डेफिनेशन है और जो टाइप्स है वो सब इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं। यहाँ पे फिर से और एक बार एक रिकेपिचुलेट होगा। देखिए, एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है, डेफिनेशन आप याद कीजिए। इट इज द अनवांटेड एंड अनअवॉइडेबल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद उसका जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा अनवांटेड और अनअवॉइडेबल इफेक्ट्स हम देखने को मिलता है हमें, वही एडवर्स ड्रग रिएक्शन के अंदर आता है। ओके, इसका बेसिक 6 टाइप का होता था, टाइप ए से लेकर टाइप एफ तक। देखिए, एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज मेनली ऑफ 6 टाइप्स, जहां पे मेजर है टाइप ए और टाइप बी। इसके अलावा टाइप सी, देखिए लिखते हैं टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई, टाइप एफ। ये 6 तरह का होता था। टाइप ए को हम लोग कहते थे ऑगमेंटेड इफेक्ट्स। टाइप बी का मतलब होता था बिजारे इफेक्ट्स। टाइप सी का मतलब होता था क्रॉनिक इफेक्ट्स। टाइप डी का मतलब होता था डिलेड एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। टाइप ई का मतलब होता था एंड ऑफ ट्रीटमेंट एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। और टाइप एफ का मतलब है फेलियर टू शो एनी फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ओके, ये चार माइनर होते हैं और ये दोनों टाइप ए और टाइप बी मेजर होते हैं। सबसे पहले हम लोग टाइप ए से शुरुआत करेंगे इन डिटेल। देखिए, देखिए सबसे पहले टाइप ए। आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट होगा, आप लोग एक कॉपी और पेन लेके बैठिएगा और संग संग नोट बनाते चलिएगा अपना। टाइप ए, सो टाइप ए का मतलब होता है इट इज ऑगमेंटेड इफेक्ट। पहला पॉइंट होगा दिस इज ऑगमेंटेड इफेक्ट। ओके, ऑगमेंटेड का मतलब एम्पलीफाइड, यानी जो उसका फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल है, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक जो एक्शंस है, उसका ही एम्पलीफाइड वर्जन होगा टाइप ए। दिस इज एक्सपेक्टेड। सेकेंड पॉइंट, एक्सपेक्टेड टाइप, एक्सपेक्टेड एडीआर। एक्सपेक्टेड का मतलब क्या है? देखिए, कोई अगर पर्टिकुलर दवाई पेशेंट को दिया जा रहा है, हम लोग उसका फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल जानते हैं और फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल जानने के कारण हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ड्रग का कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिल सकता है। इसीलिए हम लोग एंटिसिपेट कर पाते हैं। एक्सपेक्टेशन एक है हमारा कि इस ड्रग का पॉसिबल एडीआर ये हो सकता है। ओके, सो दिस इज एक्सपेक्टेड। अब तीसरा पॉइंट ये है प्रेडिक्टेबल। इसका ही जस्ट सेम, प्रेडिक्टेबल। प्रिडिक्शन कर पाते हैं सिमिलरली लाइक पॉइंट टू, सेकेंड पॉइंट में जो बताया था, इसका फार्माकोडायनामिक और फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल अगर हम लोग जान ले, तब उसका प्रिडिक्शन हम लोग कर पाएंगे कि किस तरह का एडवर्स ड्रग रिएक्शन ये शो कर सकता है। ओके, चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट इज डोज डिपेंडेंट। डोज डिपेंडेंट। ओके, इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई पर्टिकुलर ड्रग हम लोग थेराप्यूटिक डोज जो है उसका, उसी डोज में टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शन शो होगा। ओके, उससे अगर डोज कम कर दिया जाए तो उसका जो एडीआर है वो कम देखने को मिल सकता है, ना भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर डोज ज्यादा कर दिया जाए तब एडीआर थोड़ा ज्यादा, थोड़ा
और फेरोशियसली और थोड़ा फेटली हो सकता है। ओके, मतलब डोज के ऊपर इसका एडीआर, मतलब टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शन डोज के ऊपर डिपेंड करता है। ये पॉइंट आप लोग नोट कीजिए, स्टार लगा दीजिए इसमें। और इसी से ही एक पॉइंट हम लोग डिराइव कर सकते हैं, दैट इज रिडक्शन इन द डोज will lead to reduced adverse effects। डोज अगर कम किया जाए, एडीआर का चांसेस भी कम हो जाएगा। सिमिलरली डोज अगर बढ़ा दिया जाए, एडीआर का चांस भी बढ़ जाएगा। ओके, सो ये सब पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिए अपने नोटबुक में। अब टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शन कौन कौन से तरह का होता है, देखिए उसको यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे। इसको मिटाना पड़ेगा। टाइप ए एडीआर जो है, ऑगमेंटेड इफेक्ट्स, ये मेनली 3 तरह का होता है। पहला टाइप होगा साइड इफेक्ट, दिस इज द फर्स्ट वन। अब साइड इफेक्ट, ये जो टर्म है, ये जो बात है, हम लोग सभी थोड़ा बहुत जानते हैं इसके बारे में। कोई कॉमन मैन भी ये साइड इफेक्ट टर्म सुना है, वो भी यूज करता होगा। लेकिन एक्चुअली में ये होता क्या है, साइड इफेक्ट क्या होता है, देखिए मान लीजिए कोई अगर पर्टिकुलर ड्रग उसका पर्टिकुलर थेराप्यूटिक डोज में ही दिया जाए, तब वो अपना थेराप्यूटिक एक्शन शो करेगा। जिस बीमारी के लिए आप वो दवा ले रहे हैं, वो बीमारी आपका ठीक कर देगा। लेकिन उसी के साथ कुछ एडिशनल इफेक्ट वो दिखाएगा। दोज आर द साइड इफेक्ट्स। ओके, मतलब साइड इफेक्ट्स occur in the therapeutic dose. These occur in the therapeutic dose. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर इसका डोज हम लोग कम कर दें, एडीआर का संभावना कम हो जाएगा, साइड इफेक्ट का संभावना कम हो जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं इसका। पिछले वाले वीडियो में एक हिंट दिए थे आपको, दैट इज एक एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग होता है डाइसाइक्लोमिन। ओके, डाइसाइक्लोमिन एंटी स्पाज्मोटिक, ये मेनली एब्डोमिनल पेन में बहुत यूज होता है, बहुत ही इफेक्टिव है ये ड्रग। उसी के साथ दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन डिसमेनोरिया। पॉइंट नोट कीजिए। डिसमेनोरिया, डिसमेनोरिया क्या होता है, आप लोग जानते हैं फीमेल सेक्सुअल जो सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसका एक इंटीग्रेटेड पार्ट है मेंस्ट्रुएशन, पीरियड्स। ओके, लेकिन किसी किसी औरत में देखा जाता है कि उनका जो पीरियड्स है वो बहुत ही पेनफुल होता है। अब पीरियड्स में जो पेन होता है उसको ठीक करने के लिए ये डाइसाइक्लोमिन बहुत ही हेल्पफुल माना जाता है। ओके, सो डाइसाइक्लोमिन कोई पर्सन अगर डिसमेनोरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज करता है, वो उसे ठीक करेगा, लेकिन उसी के साथ देखा जाएगा इट ऑल्सो कॉजेस ड्राइनेस ऑफ माउथ, उसी के साथ ये कर सकता है ब्लर विजन। आपको देखने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, आपका गला जो है वो सूख जाएगा, आपको फील होगा कि गला सूख जा रहा है। दीज आर द साइड इफेक्ट्स। डिसमेनोरिया को ट्रीट भी करेगा, लेकिन उसी के साथ ये कुछ माइनर प्रॉब्लम्स आपके शरीर में क्रिएट कर देगा। क्यों करता है, देखिए क्योंकि ये एक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है। ओके, आप लोग आगे पढ़ेंगे ऑटोनॉमिक फार्माकोलॉजी में, दिस इज एंटी कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। उसका प्रॉपर्टीज में यही आता है कि वो लोग ड्राइनेस ऑफ माउथ करेगा, सलाइवरी सिक्रेशन को कम कर देता है। जो सलाइवा सिक्रेशन होता है उसका मात्रा को कम कर देता है, इसीलिए गला सूख जाता है, माउथ जो है ड्राई हो जाता है, और आंखों में जाके वो विजन को ब्लर कर देता है। ओके, सो दिस वाज वन एग्जांपल। उसी के साथ देखिए और एक एग्जांपल आपको दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्लिनिकल एग्जांपल बहुत चर्चा करेंगे, और उसको क्लिनिकल एग्जांपल्स को देख के ही आपका
आइडिया और अच्छा होगा। ये कंसेप्ट आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, और ड्रग्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फेनिरामिन, और एक ड्रग बताएंगे साइप्रोहेप्टाडिन। ओके, ये दोनों ही एंटी एलर्जिक है, एंटी हिस्टामिनिक, H1 ब्लॉकर, एंटी हिस्टामिन एलर्जी का ट्रीटमेंट पे ये यूज होता है। ओके, अब देखा गया है फेनिरामिन या साइप्रोहेप्टाडिन ये एंटी एलर्जिक इफेक्ट तो दिखाता ही है, लेकिन साइड बाय साइड कोई पेशेंट अगर फेनिरामिन से ट्रीट किया जा रहा है उसे, तब देखा गया है उसका सिडेटिव एक्शन मिलता है, मतलब सिडेशन। सिडेशन का मतलब क्या होता है? दिस इज एक्चुअली ड्राउजीनेस, मतलब ये दवाई अगर आप लेते हैं, आपको ऑल द टाइम एक ड्राउजीनेस फील होगा, लिथर्जिक फील होगा, लगेगा कि आपको नींद आ रहा है, बहुत ज्यादा नींद होता है। ओके, एक्शन करता है वो एंटी एलर्जी का, एलर्जी का ट्रीटमेंट करेगा, लेकिन उसी के साथ आपको थोड़ा बहुत ज्यादा नींद लगता है। दिस वाज वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स ऑफ फेनिरामिन। साइप्रोहेप्टाडिन में क्या होता है, देखिए एक मजेदार आइडिया है इसका, एक मजेदार एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अगर कोई पर्सन साइप्रोहेप्टाडिन खाता है इन केस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी, उसको भी ये ड्राउजीनेस का फील होता है। उसी के साथ एक मजेदार और एक साइड इफेक्ट देखने को मिला है, उसका एपेटाइट जो है, यानी भूख बढ़ जाता है, इंक्रीज्ड एपेटाइट, भूख बहुत बढ़ जाता है उसका, मतलब बहुत खाना खाने लगता है वो, और एज ए रिजल्ट उसका वेट गेन होता है। पॉइंट नोट कीजिए, वेट गेन। तो देखिए कैसे ये हो रहा है। साइड इफेक्ट किसे बोला जाता है? जो अपना थेराप्यूटिक एक्शन शो करेगा, उस पर्टिकुलर थेराप्यूटिक डोज में ही कुछ एक्स्ट्रा, कुछ एडिशनल एक्शंस वो दिखाएगा। दोज आर द साइड इफेक्ट्स। जैसे एग्जांपल आपको दिखाया है। आई होप ये साइड इफेक्ट का जो कंसेप्ट है आपको यहाँ पे अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखिए, टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शन का पहला था साइड इफेक्ट, पहला क्लासिफिकेशन। उसमें दूसरा आता है सेकेंडरी इफेक्ट। ये सेकेंडरी इफेक्ट क्या होता है? देखिए, उस पर्टिकुलर ड्रग का जिसे आप ले रहे हैं कोई ट्रीटमेंट के लिए, जिस पर्पस में आप उसे यूज कर रहे हैं, दैट इज द प्राइमरी इफेक्ट। ओके, प्राइमरी इफेक्ट मतलब जिस पर्पस में उसको यूज करते हैं आप, लेकिन उस प्राइमरी पर्पस का ही एक इनडायरेक्ट कंसिक्वेंस। सेकेंडरी इफेक्ट इज द इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्राइमरी एक्शन। जो मेन एक्शन उसका था, उस एक्शन का ही एक इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है सेकेंडरी इफेक्ट। थोड़ा बहुत आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, एग्जाम्पल देखेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, आप लोग जानते हैं कोई अगर पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके शरीर को इन्फेक्ट करे, इन्फेक्शन कोई पैदा करे शरीर में, तब हम लोग एंटीबायोटिक यूज करते हैं। ओके, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक ये नाम आप लोग बहुत सुने होंगे। ठीक है, एंटीबायोटिक यूज होता है टू ट्रीट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को कैसे ट्रीट करेगा? जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको मार मार डालेगा वो। ठीक है, अब सिर्फ पैथोजन ही मरता है ऐसा कभी नहीं होता है, उसी के साथ शरीर में जो गुड बैक्टीरिया मौजूद है ऑल्सो किल्स गुड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया कहाँ पे रहता है? इनसाइड द लार्ज इंटेस्टाइन, आपके गट में, इन द गट, लार्ज इंटेस्टाइन।
सो देखिए, पैथोजेनिक बैड बैक्टीरिया को वो तो मारेगा ही, उसी के साथ कुछ गुड बैक्टीरिया भी बहुत सारे मारे जाते हैं। अब इससे हमें फायदा क्या होता है? फायदा तो हो गया कि इन्फेक्शन हमारा ट्रीटमेंट हो गया, इन्फेक्शन ठीक हो गया, लेकिन गुड बैक्टीरिया जो है वो मर गए। मरने से क्या होता है? देखिए, ये गुड बैक्टीरिया जो है दैट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून सिस्टम। हमारे शरीर को बैड बैक्टीरिया से एक इम्यूनिटी देता है। दे एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी। शरीर को एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता था वो लोग अगेंस्ट बैड बैक्टीरिया। अगर अब एंटीबायोटिक्स के कारण अगर गुड बैक्टीरिया मर जाए, तब होता क्या है? देखिए, वो इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। जो हमारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था, हम उस प्रोटेक्शन देने वाले को ही मार दिए, तो प्रोटेक्शन हमारा कम हो गया, कम प्रोटेक्शन मिलेगा। इसी के कारण होता क्या है? देखिए, द कंसिक्वेंस ऑफ किलिंग द गुड बैक्टीरिया इज opportunistic infection. ओके, opportunistic infection मतलब कुछ बैक्टीरिया, मान लीजिए ये हमारा बॉडी है, एक ह्यूमन बॉडी है। अब एनवायरनमेंट में बहुत सारे पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म मौजूद है, लेकिन हम लोग ऑलवेज इन्फेक्टेड नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में ये गुड बैक्टीरिया जो है एक प्रोटेक्शन देता है। अब प्रोटेक्शन जब कम हो चुका है, तब हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऐसे पैथोजेंस मौजूद है, वो अपॉर्चुनिटी देखते हैं। ओके, अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिले, तब जाकर वो हमें इन्फेक्ट कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, एक फंगस है शरीर में, मतलब एनवायरनमेंट में मौजूद होता है, कैंडिडा, कैंडिडा एल्बिकेंस। कैंडिडा एल्बिकेंस एक फंगस। ये करता क्या है? देखिए, जब देखेगा वो कि शरीर में जो डिफेंस है, जो प्रोटेक्शन था वो कम हो गया है, शरीर थोड़ा बहुत वीक हो गया है, इम्यूनिटी कम हो गया है, तब वो जाकर अटैक कर देगा। अटैक करने के बाद करता क्या है? देखिए, कैंडिडायासिस नाम का एक फंगल इन्फेक्शन शरीर में पैदा कर देता है। ओके, इट कॉजेस कैंडिडायासिस। देखिए, हमारा प्राइमरी इंटेंशन था इन्फेक्शन को ट्रीट करना। कैसे करता था? वो बैड बैक्टीरिया को मार देता था, लेकिन बैड बैक्टीरिया ऑलवेज अकेला मरेगा नहीं, साथ में कुछ गुड बैक्टीरिया भी मर जाएगा। गुड बैक्टीरिया का काम था शरीर में डिफेंस प्रोटेक्शन देना। अब प्रोटेक्शन देने वाला मर चुका है, तब होता क्या है? बाहर से जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है बाहर में, वो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, कब हमें चांस मिलेगा। जब देखेगा वो उसे चांस मिला है, वो आकर दूसरा एक नया इन्फेक्शन खड़ा कर देगा शरीर में। इसे बोला जाता है सुपर इन्फेक्शन। सुपर इन्फेक्शन। ओके, इसको देकर एक इन्फेक्शन को हम ट्रीट किए, लेकिन एज ए कंसिक्वेंस ऑफ दैट एक नया इन्फेक्शन हमारा डेवलप हो गया। कैसे हो गया? ड्यू टू द सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग। ओके, आई होप आपको ये एग्जांपल के मदद से सेकेंडरी इफेक्ट जो है हम समझाने में सक्षम हुए हैं। अब देखिए, हम लोग टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शन का जो तीसरा टाइप है, यानी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं साइड इफेक्ट, सेकेंडरी इफेक्ट जो दूसरा था, तीसरा है टॉक्सिक इफेक्ट। इसे हम लोग समझेंगे। देखिए, टॉक्सिक इफेक्ट नाम से ही आप लोग समझ पाते हैं, टॉक्सिसिटी होता है। ओके, पॉइजनिंग। ये कैसे होता है? देखिए,
मान लीजिए गलती से कोई पर्टिकुलर ड्रग का आप ज्यादा डोज ले लेते हैं। मान लीजिए एक पर्टिकुलर ड्रग था क्लोनाजेपाम। इसका स्टार्टिंग डोज होता है 0.5 मिलीग्राम वंस डेली एट बेड टाइम। ओके, 0.5 मिलीग्राम पर डे एट बेड टाइम। लेकिन आप गलती से थोड़ा ज्यादा डोज ले लेते हैं इसका। मान लीजिए 0.5 आपको डेली लेना था, आप बढ़ाकर 5.0 मिलीग्राम आप ले लिए हैं, बहुत ज्यादा डोज ले चुके हैं आप। तब होता क्या है, देखिए क्लोनाजेपम का अल्टीमेटली काम होता है वो सीएनएस में जाके सीएनएस को डिप्रेस करता है। सीएनएस का डिप्रेशन होता है, आपको नींद आता है, और इसीलिए इसे क्लोनाजेपम को एक एक्चुअली सेडेटिव हिप्नोटिक इस कैटेगरी में लाया जाता है। तब देखिए अगर ज्यादा डोज हो जाए उसका, सीएनएस डिप्रेशन भी ज्यादा होगा, क्योंकि टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शन डोज डिपेंडेंट है। डोज अगर ज्यादा होगा, एडीआर भी ज्यादा होगा। डोज अगर कम होगा, एडीआर भी कम होगा। सो डोज अगर बहुत ज्यादा ले लिया जाए तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन होगा, मच मोर सीएनएस डिप्रेशन। और होता क्या है, देखिए ज्यादा सीएनएस डिप्रेशन होने से पेशेंट कोमा में जा सकता है। ओके, सिमिलर एग्जांपल फॉर बार्बिचुरेट्स। बार्बिचुरेट भी सीडेटिव हिप्नोटिक कैटेगरी में ही आते हैं। इसका एग्जांपल है फेनोबार्बिटोन। फेनोबार्बिटोन ये भी सीएनएस डिप्रेशन करता है, लेकिन आप फेनोबार्बिटोन का ज्यादा डोज ले लेते हैं तब फिर से ही ज्यादा सीएनएस डिप्रेशन होगा और पेशेंट कोमा में जा सकता है, और वहां से उसका रिकवरी मुश्किल हो सकता है, डेथ भी हो सकता है। सो दिस वाज द बेसिक एग्जांपल एंड कंसेप्ट ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट। आई होप आपको यह समझ आ गया होगा। अब देखिए हम लोग टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शन को एकदम डिटेल में विथ एग्जांपल समझ चुके हैं। अब हम लोग टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन को इन डिटेल वैसे ही समझेंगे विथ क्लिनिकल एग्जांपल्स। देखिए टाइप बी। सो बी का मतलब होता है बिजारे। बिजारे मतलब होता है स्ट्रेंज, अद्भुत एग्जाम मतलब एक्शंस। अद्भुत क्यों? क्योंकि देखिए इसको हम लोग ड्रग का फार्माकोकाइनेटिक या फार्माकोडायनामिक सभी प्रोसेस अगर जान भी ले, तब भी इसको हम लोग प्रिडिक्शन कर पाएंगे नहीं। पॉइंट याद कीजिए, पिछला वाला था हम प्रिडिक्शन कर सकते थे, लेकिन ये वाला नॉन प्रिडिक्टेबल। सो नॉन प्रिडिक्टेबल, सिमिलरली दिस इज अनएक्सपेक्टेड, अचानक होता है। आप ऐसे बोल नहीं सकते हैं कि टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन हम लोग पहले से एंटिसिपेट कर पाएंगे, कभी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि किसी पर्टिकुलर पेशेंट का किसी पर्टिकुलर ड्रग से ये एडीआर शो हो सकता है, लेकिन दूसरा पेशेंट का उस पर्टिकुलर ड्रग से ही कुछ भी नहीं हो सकता है, कोई हानिकारक इफेक्ट नहीं हो सकता है। सो यू कैनॉट प्रिडिक्ट एनी टाइप ऑफ टाइप बी एडीआर। ओके, समझिए इसे। और सबसे मजे की बात यह है, मतलब सबसे खतरनाक बात यही है कि दिस इज नॉट डोज डिपेंडेंट। ओके, डोज के ऊपर इसका कोई डिपेंडेंसी नहीं है। थेराप्यूटिक डोज में हो, सब थेराप्यूटिक डोज में हो यानी कम डोज में हो, या एक्सेसिव डोज में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, ये एडीआर एज एज यूजुअल जैसा शो होना है वैसा ही होगा, डोज इंडिपेंडेंट। ओके, ये पॉइंट्स आप लोग अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए।
इसको आप कंसेप्ट को अच्छे से समझिए। तो प्राइमरी पॉइंट्स हमें पता चल गया टाइप बी एडीआर कैसे होता है। ओके, इसको कभी कभी देखिएगा किसी किताब में क्वालिटेटिव एडवर्स ड्रग रिएक्शन भी बोला जाता है। क्वालिटेटिव क्यों? एक्चुअली टाइप ए जो एडीआर था उसको क्वांटिटेटिव एडीआर बोला जाता है। ओके, क्योंकि क्वांटिटी, डोज जितना होगा, ड्रग का क्वांटिटी जितना होगा, वैसा ही उसके प्रोपोर्शन में ही एडीआर शो होगा, लेकिन ये क्वालिटेटिव है। ओके, यहाँ पे ड्रग मौजूद है या ना है इसके ऊपर एडीआर डिपेंड करता है। अगर ड्रग मौजूद होगा एडीआर होगा, ड्रग मौजूद अगर नहीं होगा तब नहीं होगा। डोज फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। सो टाइप बी एडीआर का बेसिक आइडिया हम लोग समझ चुके हैं। अब उसको क्लासिफाई करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सो टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन को मेनली तीन कैटेगरी में डाला जाता है। पहला होता है, पहले हम लोग कैटेगरी जो है वो समझ लेंगे, फिर एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। देखिए, पहला होता है ड्रग एलर्जी। दूसरा होता है जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। और तीसरा होता है इडियोसिनक्रेसी। ओके, सो देखिए, ड्रग एलर्जी, इसको कभी कभी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी बोला जाता है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द हाइपर सेंसिटिविटी ड्रग रिएक्शंस, आप लोग इजीली समझ लीजिएगा टाइप बी के बारे में बोला जा रहा है और ड्रग एलर्जी के बारे में ही बोला जा रहा है। समझिएगा इसे। ओके, ऑल्सो कॉल्ड हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी, ये ड्रग एलर्जी जो है वो फर्दर क्लासिफाइड इनटू फोर कैटेगरीज। कैसे होता है देखिए, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री, टाइप फोर। ओके, ये दोनों कोई भी और फर्दर क्लासिफाइड होते नहीं है। सो दिस वाज द मेनली क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप बी एडवर्स रिएक्शंस। सो अभी देखिए हम लोग एक एक करके इसे समझेंगे। पहले इसको मिटाना होगा। टाइप बी में जो था ड्रग एलर्जी। अब एलर्जी के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे कि एलर्जी कैसे होता है। देखिए, कोई पर्टिकुलर ड्रग या कोई पर्टिकुलर फूड जो है उससे एलर्जी मिलता है देखने को, या हाउस डस्ट जो है, धूल मिट्टी से एलर्जी। अब एलर्जी में आप लोग देखे होंगे, अगर कोई पर्टिकुलर खाने से किसी को एलर्जी हो, वो खाना अगर वो पेशेंट खाए तब होता क्या देखिएगा कि मतलब स्नीजिंग होता है, छींक होता है, ओके, रैशेस होता है, शरीर में लाल लाल रंग का रैशेस निकलता है, बहुत इचिंग होता है, खुजली होता है, वहां पे जलन होता है, और कभी कभी मतलब रेस्पिरेटरी फेलियर भी होता है, चोकिंग होता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है। ये सीवियर फॉर्म्स है। सो यहाँ पे उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। देखिए, टाइप बी में जो ड्रग एलर्जी था उसका पहला वाला क्लासिफिकेशन है टाइप वन। अभी हम लोग टाइप बी को लेके ही चर्चा कर रहे हैं। उसमें आएगा ड्रग एलर्जी में टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी। इसे बोला जाता है टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी, या फिर इसे दूसरा नाम है इसका इमीडिएट टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। इमीडिएट टाइप यानी कोई पर्टिकुलर ड्रग या कोई पर्टिकुलर फूड, यहाँ पे हम लोग ड्रग के बारे में ही चर्चा करेंगे मेनली। कोई मान लीजिए पर्टिकुलर ड्रग से किसी को एलर्जी हो, तब होता क्या है देखिए, वो पर्टिकुलर ड्रग अगर वो पेशेंट लेता है तब कुछ ही देर के अंदर, मतलब मिनटों के अंदर ही, कुछ मिनटों में टाइप वन एडीआर शो होता है। उसका शरीर में रैशेज निकलेगा,
जलन होगा, खुजली होगा, ओके, कभी कभी स्नीजिंग होता है, बहुत सारे छींक होता है, ऐसे होता है। और अगर सीवियर केस हो जाए, सीवियर टाइप 1 एडीआर हो जाए, उसको हम लोग एनाफाइलैक्सिस कहते हैं, ओके। सीवियर फॉर्म इज कॉल्ड एनाफाइलैक्सिस, याद कीजिए पॉइंट को। एनाफाइलैक्सिस या एनाफाइलैक्टिक शॉक, दिस इज अ मेडिकल इमरजेंसी। मेडिकल इमरजेंसी। इसमें तीसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होते हैं, और इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइप 1 एडीआर, ओके। ड्रग एलर्जी का टाइप 1 जो है, वहां पे इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई रिस्पॉन्सिबल है। अब कैसे होता है ये देखिए, इसको समझेंगे। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर ड्रग से एक पर्सन को एलर्जी है। अगर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ वो ड्रग वो पेशेंट ले रहा है, ओके। फर्स्ट एक्सपोजर, फर्स्ट एक्सपोजर में क्या होता है देखिए, एंटीजन, हम लोग ड्रग को एंटीजन की तरह तौर से ही देखेंगे, ओके। एंटीजन से ही समझेंगे उसको। एंटीजन शरीर में आ रहा है, कोई बात नहीं। अब उस एंटीजन के रिस्पॉन्स में शरीर करेगा क्या, एंटीबॉडी बनाएगा। एंटीबॉडी, कौन सा एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इसको बनाएगा। इम्यूनोग्लोबुलिन ई को बनाने के बाद वो चला जाएगा कहां पे, मास्ट सेल्स, बाइंड ऑन मास्ट सेल सरफेस। इस सेल के सरफेस में इम्यूनोग्लोबुलिन ई जाकर बाइंड हो जाता है, बैठ जाता है, ओके। मान सकते हैं ऐसे मास्ट सेल है, इसी के ऊपर ऐसे इम्यूनोग्लोबुलिन ई बन के बैठे हैं। अब ऑन द सेकेंड एक्सपोजर, पहली बार में सिर्फ एंटीबॉडी बन के बैठा है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। पेशेंट वो ड्रग एडमिनिस्टर किया है, उसका एक्शन भी उसको मिल गया है, कोई एडीआर अभी तक दिखा नहीं। अब ऑन द नेक्स्ट एक्सपोजर, जब दूसरी बार वो एक्सपोजर, जब दूसरी बार वो दवाई पेशेंट लेगा, तब होगा क्या देखिए, फिर से एंटीजन आएगा। अब उस एंटीजन को काउंटर करने के लिए शरीर एंटीबॉडी ऑलरेडी बना के रखा है, ओके। अब होगा क्या देखिए, ये आकर इससे जुड़ेगा, एंटीजन और एंटीबॉडी का बाइंडिंग होगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होगा। होने के बाद क्या होगा देखिए, ये जो रिएक्शन होगा उन दोनों में, उससे ये मास्ट सेल जो है वो रप्चर हो जाएगा। रप्चर ऑफ मास्ट सेल, मास्ट सेल जो है वो फट जाएगा। फटने के बाद क्या होगा देखिए, उसके अंदर से इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स निकलेगा, रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स वहां से निकल के आएगा, ओके। कौन कौन से, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन, सेरोटोनिन, ऐसे बहुत सारे होते हैं। वो सब आकर क्या करेगा, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शो करेगा, इन्फ्लेमेशन, ओके। सो देखिए कैसे टाइप 1 ड्रग एलर्जी जो है, ऐसे इसका मैकेनिज्म है, ऐसे वो परफॉर्म करता है। इन्फ्लेमेशन होगा। अब माइल्ड फॉर्म में होगा, अगर बहुत मतलब कम मात्रा में ये इन्फ्लेमेशन होगा, हम लोग जस्ट देखेंगे थोड़ा बहुत रैशेस निकला होगा, रैशेस निकलेगा, वो लाल रंग का होगा, खुजली होगा वहां पे। हम लोग एक सिंपल एंटी एलर्जिक दवाई से, लिवोसिट्रिजिन
उससे हम लोग इसे काउंटर कर सकते हैं या फिर एक्सोफेनाडिन काउंटर कर सकते हैं। लेकिन उसका एक सीवियर फॉर्म अगर हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में ये सब इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स निकल के आ जाए, उसे हम लोग कहेंगे क्या? बोलिए, एनाफाइलैक्सिस। ओके, एनाफाइलैक्सिस में क्या होता है देखिए, अगर जल्द से जल्द उसको मेडिकल ट्रीटमेंट ना दिया जाए तब वो पेशेंट मर सकता है। यहाँ पे देखिए क्या होता है, एनाफाइलैक्सिस क्यों इतना खतरनाक है। एनाफाइलैक्सिस में मेनली ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, सडनली फॉल होगा बीपी में, ब्लड प्रेशर रैपिडली फॉल करेगा, ब्रोंकोस्पाज्म होगा, आपको सांस लेने में दिक्कत होगा, और ऐसे आपके वाइटल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन कम पहुंचेगा, और जल्द से जल्द आपका मौत हो सकता है। वेरी ट्रेजिक इंसिडेंट। ओके, अब देखिए हम लोग क्लिनिकल एग्जांपल्स तो ले रहे हैं, अब एनाफाइलैक्सिस का जो क्लिनिकल मैनेजमेंट है उसको एकदम ब्रीफली देख लेते हैं। देखिए, एनाफाइलैक्सिस में ड्रग ऑफ चॉइस इज इंजेक्शन एड्रेनालिन। इसको 1:1000 सॉल्यूशन बनाने के बाद 0.3 से 0.5 मिलीलीटर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन करना होता है। दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस। ओके, उसी के साथ इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन। हाइड्रोकॉर्टिसोन एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये सब इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स के द्वारा जो इन्फ्लेमेशन होगा उसको रैपिडली बंद करने के लिए ये ड्रग दिया जाता है। ओके, हाइड्रोकॉर्टिसोन, इसका डोज होता है 100 से 200 मिलीग्राम। इसे इंट्रावेनस देना होता है। उसी के साथ कोई इंजेक्टेबल एंटी हिस्टामिनिक एजेंट, जैसे इंजेक्शन ऑफ फेनिरामिन या इंजेक्शन ऑफ प्रोमिथाजिन, इसे हम लोग दे सकते हैं। दिस इज द क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ एनाफाइलैक्सिस। आई होप ये एनाफाइलैक्सिस यानी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आपको अच्छे से यहाँ पे समझ आ गया होगा। देखिए, टाइप 1 हम लोग समझ चुके हैं, अब नेक्स्ट होगा टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। देखिए, टाइप 2 जो है उसे हम लोग कहते हैं साइटोटॉक्सिक टाइप ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। साइटोटॉक्सिक, नाम से समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे सेल डैमेज का एक बात होगा। ओके, कोई सेल डैमेज हो जाएगा, सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। अब ये मेनली कहाँ पे देखने को मिलता है? मेनली सीन इन केस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में मेनली ये टाइप ऑफ एडवर्स रिएक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे भी एंटीबॉडी एक मेजर रोल प्ले करता है। कौन कौन से एंटीबॉडी? इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंड इम्यूनोग्लोबुलिन एम, ये दोनों मेजर रोल प्ले करते हैं। अब कैसे ये होता है देखिए, एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे हम लोग। देखिए, आप लोग जानते हैं ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम, कार्ल एंड स्टाइनर का जो कंसेप्ट था, ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी एंड ओ, उसके साथ आरएच फैक्टर मिलाकर ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ऐसे बहुत सारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं, आप लोग जानते हैं। अब देखिए, मान लीजिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम में हम लोग आरएच फैक्टर को कंसिडर नहीं करते, तब क्या होगा देखिए। मान लीजिए एक आरबीसी यहाँ पे मौजूद है। अब आरबीसी के ऊपर कुछ पर्टिकुलर एंटीजेंस मौजूद होते हैं, आप लोग जानते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे एक एंटीजन यहाँ पे था, उसके रेस्पेक्टिव जो एंटीबॉडी होता है वो, अगर जो होस्ट है उसके शरीर में मौजूद होता है, एंटीबॉडी अगर मौजूद होगा, मान लीजिए ये आरबीसी था, इस पे एक एंटीजन मौजूद है एज अ ब्लड ग्रुप, लेकिन जिसका ब्लड ये लिया गया था और जिसको दिया जाएगा,
जिसको देंगे हम, जो रिसिपिएंट है, उसके शरीर में अगर उस एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी मौजूद है, तब होगा क्या देखिए, आप लोग समझ सकते हैं। आरबीसी के ऊपर ये जो एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स होगा, ये अगर एंटीजन हुआ, उसके ऊपर एक एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के कारण यहाँ पे जो रिएक्शन होगा, उसके कारण आरबीसी जो है रप्चर हो जाएगा, रप्चर ऑफ आरबीसी। देखिए रेड ब्लड सेल जो है वो टूट गया। साइटोटॉक्सिक नाम आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा, क्यों इसे साइटोटॉक्सिक नाम दिया गया है। सो इफ द आरबीसी गेट्स रप्चर्ड, उसे हम लोग कहते हैं हीमोलाइसिस। ओके, हीमोलाइसिस हो जाता है। इसीलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के टाइम में ऑलवेज हमें जो ब्लड ग्रुप्स है उसको कंसिडर करना चाहिए। सो दिस वाज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ टाइप 2 एडवर्स ड्रग रिएक्शन, मेनली टाइप 2 ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखिए हम लोग टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को स्टडी करेंगे। सो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को कभी कभी बोला जाता है आर्थस टाइप, आर्थस टाइप, या फिर इसे सीरम सिकनेस ये भी बोला जाता है। इसे और एक सिनोनिम दिया गया है, दैट इज इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। इसका एक सिनोनिम ये है। यहाँ पे भी होता क्या है देखिए, इम्यून कॉम्प्लेक्स जो है, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, जैसे आप लोग देखेंगे एमएचसी, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे मेनली एंटीबॉडी का ही हाथ यहाँ पे है। जो रिस्पॉन्सिबल एंटीबॉडी यहाँ पे होता है दैट इज आईजीजी ओनली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बेसिकली केस जो है वो क्या है, व्हाट इज आर्थस टाइप, आर्थस क्या होता है, सीरम सिकनेस क्या होता है, सब बताएंगे आपको, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बता देंगे। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है। मान लीजिए कोई एंटीजन आपके शरीर में एडमिनिस्टर किया गया है, शरीर के अंदर वो आ चुका है। तब होता क्या है देखिए, उस एंटीजन के अगेंस्ट में हमारे शरीर में एंटीबॉडी मौजूद होता है, मतलब शरीर एंटीबॉडी सिंथेसिस तो करता ही है डिफेंस यानी प्रोटेक्शन देने के लिए। उस एंटीजन के खिलाफ शरीर उसको रिकॉग्नाइज करेगा, पर्टिकुलर एंटीबॉडी यानी आईजीजी को वहां पे रिक्रूट करेगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा। ओके, वहां पे होता क्या है देखिए, एक्चुअली इम्यून कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पे एक मेजर रोल प्ले करता है। इम्यून कॉम्प्लेक्स एक्टिवेटेड होगा। एक्टिवेटेड होने के बाद क्या होता है देखिए, इस एंटीजन को शरीर चाहेगा इम्यून कॉम्प्लेक्स की मदद से उसको न्यूट्रलाइज कर दे, उसका एक्टिविटी को एकदम मिनिमलाइज कर दे, सबसे कम कर दे। अब होता है क्या देखिए, इस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बाद ये जो कॉम्प्लेक्स है उसको वास्कुलर एंडोथेलियम वहां पे डिपोजिट कर दिया जाता है, डिपोजिटेड ऑन वास्कुलर एंडोथेलियम। ओके, अब देखिए वास्कुलर एंडोथेलियम में अगर ये कॉम्प्लेक्स आके डिपॉजिट कर जाए, तब होता क्या है देखिए, कुछ लोकल सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। क्या होगा, फर्स्ट वन इज एरिथमा। एरिथमा क्या होता है, एरिथमा का मतलब होता है रेडनेस, वो जगह लाल हो जाता है। दूसरा क्या होता है, इडीमा। इडीमा का मतलब क्या होता है देखिए, वहां पे स्वेलिंग हो जाता है। ओके, फ्लूइड एक्युमुलेशन होता है, स्वेलिंग। तीसरा होता है
सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन। मतलब देखिए, एंटीजन एंटीबॉडी का जो कॉम्प्लेक्स है वो वास्कुलर एंडोथेलियम में सेटल डाउन कर चुका है। अब उसको फर्दर न्यूट्रलाइज करने के लिए वहां पे होगा क्या, देखिए देखिए इन्फ्लेमेटरी पाथवे वहां पे एक्टिवेट हो जाएगा। इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड जो इन्फ्लेमेटरी पाथवे है वो एक्टिवेट हो जाएगा। होने के बाद क्या होगा, देखिए वहां पे रेडनेस होगा, लाल रंग का हो जाएगा जगह, थोड़ा बहुत स्वेलिंग होगा वहां पे, इडीमा। अब इडीमा के कारण क्या होता है, देखिए वहां पे फ्लूइड आता है। ओके, फ्लूइड लीकेज होता है वहां पे, वो जगह थोड़ा बहुत सूजन आ जाता है उसमें। फिर देखिए सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन, वहां पे जो एंटीबॉडी है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो प्रोटेक्शन के शरीर में जो प्रोटेक्शन के लिए जो डब्ल्यूबीसी है, यानी न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, ये सब आ जाते हैं वहां पे। सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन होता है टू फर्दर न्यूट्रलाइज द एंटीजन। ठीक है। अब देखिए ये जो रिएक्शंस है इसको ही हम लोग कहते हैं आर्थस रिएक्शन। आर्थस रिएक्शन मतलब एरिथमा, एडिमा एंड सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन के द्वारा जो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, दैट इज कॉल्ड आर्थस रिएक्शन। एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल डे टू डे लाइफ में आप लोग देखे होंगे, अगर किसी को मच्छर काट दे, वो जगह क्या होता है, देखिए एरिथमा, यानी वो जगह लाल हो जाता है, वो थोड़ा बहुत सूजन होता है वहां पे, थोड़ा बहुत स्वेलिंग होता है, इडीमा। और वहां पे देखिएगा मतलब इन्फ्लेमेशन होता है वहां पे, जलन होता है। ओके, सो दीज आर द आर्थस रिएक्शन। देखिए आर्थस टाइप, इस नाम का जो सिग्निफिकेंस है आपको यहाँ पे बता दिया कैसे होता है वो, सेलुलर मैकेनिज्म। अब इंसेक्ट बाइट के द्वारा कोई मस्कीटो हो, स्पाइडर्स हो, वो अगर काट ले, तब ये आर्थस रिएक्शन हमें देखने को मिल सकता है, देखने को मिलता ही है एक्चुअली में। लेकिन अब देखिए एंटीजन का मात्रा अगर बहुत ज्यादा हो जाए तब क्या होता है, देखिए एंटीजन का मात्रा अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तब होता क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी का जो कॉम्प्लेक्स है सिर्फ वास्कुलर एंडोथेलियम में डिपॉजिट होता नहीं है, वो थ्रू आउट द एंटायर बॉडी वो घूमने लगता है। इट ट्रेवल्स थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी। अब करने के बाद क्या होगा, देखिए मेनली वो जाकर जॉइंट में डिपॉजिट होगा। ओके, जॉइंट के साथ साथ वो किडनी में डिपॉजिट होगा, ऐसे जगह में जाके वो डिपॉजिट होगा। और उसी के कारण जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा, दीज आर कॉल्ड सीरम सिकनेस। ओके, मतलब इसका एक अच्छा एग्जांपल है, आप लोग नाम कभी सुने होंगे, SLE। SLE का मतलब होता है सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसस। कहाँ लिखते हैं यहाँ पे, सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसस। ओके, दिस इज वन ऑफ द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ सीरम सिकनेस। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन आपके मन में भी शायद रह गया होगा, सीरम सिकनेस ये नाम कैसे आ गया। देखिए बेसिकली क्या होता है, एकदम पहले, बहुत पहले, जब एंटीजन एंटीबॉडी का ये जो इम्यून सिस्टम का जो कंसेप्ट है वो नया था बहुत ही, और सीरम बनाने का जो प्रोसेस था वो एनिमल बॉडी में होता था। मतलब एंटीजन को लेकर उस एक पर्टिकुलर एनिमल के अंदर उसको इंजेक्ट किया जाता था, मेनली हॉर्स में यानी घोड़ों में। ओके, हॉर्स के शरीर में उसको एंटीजन को देने के बाद हॉर्स के ब्लड में एंटीबॉडी तैयार होता था। तब क्या होता था बहुत पहले, उस एंटीबॉडी को, मतलब वो जो हॉर्स का जो ब्लड सैंपल है उसमें एंटीबॉडी मौजूद है, उसको प्यूरिफाई करने का ज्यादा जरिया हमारे पास था नहीं। ओके, दैट वाज लेस प्यूरिफाइड सीरम। एक बात बताएं, सीरम का मतलब होता है एंटीबॉडी कंटेनिंग प्रिपरेशन। ओके, ये क्वेश्चन आपका कंसेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करेगा। सीरम का मतलब होगा एंटीबॉडी कंटेनिंग प्रिपरेशन।
और वैक्सीन होगा एंटीजन कंटेनिंग प्रिपरेशन। सो उस लेस प्यूरिफाइड सीरम को अगर किसी इंसान के शरीर में दिया जाए, तब ये रिस्पॉन्स जो है ऐसा देखने को मिलता था। और उस सीरम के कारण उस पेशेंट में, उस इंसान में जो सिकनेस यानी बीमारी देखने को मिला है, उसे ही हम लोग नाम दिए थे सीरम सिकनेस। ये नाम अभी भी थोड़ा बहुत चलता है। सो आई होप टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आपको यहाँ पे अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए, हम लोग हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 अच्छे से कवर कर चुके हैं। अब हाइपर सेंसिटिविटी का लास्ट जो कैटेगरी है उसको एकदम आसान भाषा में समझ लेंगे। देखिए, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इसे एक सिनोनिम दिया गया है डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। डिलेड क्यों? क्योंकि देखिए, एनाफाइलैक्सिस जो था वो मिनटों में डेवलप कर जाता था, लेकिन ये वाला जो केस है, इसको डेवलप करने में एटलीस्ट 72 आवर्स लग जाता है। ओके। अब बाकी तीन कैटेगरी के साथ इसका जो फंडामेंटल डिफरेंस है, यहाँ पे मेनली एंटीबॉडी का कोई हाथ यहाँ पे नहीं है। ओके। यहाँ पे मेनली जो हाइपर सेंसिटिविटी हम लोग देखने को मिलता है हमें, वो मीडिएटेड बाय एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स। ओके, एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स। यहाँ पे क्या होता है, देखिए, मान लीजिए एंटीजन किसी का शरीर में वो प्रवेश कर चुका है। करने के बाद शरीर में जो टी लिम्फोसाइट्स है वो एक्टिवेटेड होकर इसके साथ बाइंड करेगा। टी लिम्फोसाइट यहाँ पे बाइंड करेगा। करने के बाद होता क्या है, देखिए, साइटोकाइन रिलीज होगा उससे। साइटोकाइन रिलीज होगा। अब आपको पता ही होगा कि साइटोकाइन्स आर द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। साइटोकाइन रिलीज हो रहा है, इसका मतलब है शरीर में इन्फ्लेमेशन कहीं पे मौजूद है। अब उस सिग्नल को देखकर वहां पे कौन आएगा? माइग्रेशन ऑफ नेचुरल किलर सेल। ओके, माइग्रेशन ऑफ नेचुरल किलर सेल्स। उसी के साथ मैक्रोफाज, जो फैगोसाइटोसिस की मदद से उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने का कोशिश करेगा। ओके। अब इस नेचुरल किलर सेल्स, मैक्रोफाज, ये जाकर उस एंटीजन को न्यूट्रलाइज करने का कोशिश करेगा। और इसी के कारण जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हमको देखने को मिलेगा, वही है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ओके। सो दिस वाज द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ड्रग एलर्जी। और उसके अंदर जो चार कैटेगरीज है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4, ये आपको एकदम आसान भाषा में अच्छे से समझाने का हम कोशिश किए हैं। अब देखिए, टाइप बी का जो पहला कैटेगरी था यानी ड्रग एलर्जी, वो क्लियर हो चुका है। टाइप बी में जो दूसरा सेक्शन था, दैट इज जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स रिएक्शंस, उसको थोड़ा बहुत देखेंगे। जेनेटिकली डिटरमाइंड, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, हम लोग जानते हैं कि हर एक इंडिविजुअल इंसान एक दूसरे से डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि उनका जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, जेनेटिक मेकअप जो है, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, वो उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। ओके, न्यूक्लियोटाइड्स का जो ओरिएंटेशन है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होने के कारण ही ये वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। अब देखिए, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर इंसान का जो जेनेटिक सीक्वेंस है, जेनेटिक जो स्ट्रक्चर है, वो उसे प्रिवेंट करता है, किसी पर्टिकुलर ड्रग के अगेंस्ट काम करने से रोकता है। इसका एक क्लासिकल एग्जांपल है ग्लूकोज
सिक्स फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, ये जो एंजाइम है इसका डेफिशिएंसी। ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज ये जो एंजाइम है, ये एक्चुअली में शरीर में हमारा सिंथेसिस होता है, लेकिन किसी किसी इंसान में देखा गया है कि उनके शरीर में ये जो एंजाइम है उसका सिंथेसिस कम होता है। क्यों? क्योंकि जो जीन, मतलब मान लीजिए डीएनए का जो पर्टिकुलर सीक्वेंस जिसे हम लोग जीन कहते हैं, वहां पे कुछ चेंजेस है, जिसके कारण G6PD एंजाइम उनमें कम मात्रा में सिंथेसिस होता है, कम मात्रा में सिंथेसिस होता है या फिर सिंथेसिस नहीं होता है। अब ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? देखिए, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो है वो बेसिकली निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट NADPH का सिंथेसिस करता है। ओके, इस एंजाइम के कारण NADPH का सिंथेसिस होता है। अब ये NADPH होता क्या है, देखिए, ये प्रोटेक्ट करता है, इट प्रोटेक्ट्स आरबीसी फ्रॉम ऑक्सीडेशन। मतलब रेड ब्लड सेल का जो मेम्ब्रेन है वो ऑक्सीडेशन के कारण वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब डिस्ट्रॉय होने के बाद क्या होगा, देखिए, हिमोलाइटिक एनीमिया होगा। इसीलिए NADPH करता क्या है, एज एन एंटीऑक्सीडेंट आरबीसी को प्रोटेक्ट करके रखता है। लेकिन जिनमें ये एंजाइम नहीं होगा, डेफिशिएंसी होगा, उसका NADPH का मात्रा में भी डेफिशिएंसी होगा, ये भी कम होगा। कम होने के कारण आरबीसी को कम प्रोटेक्शन मिलेगा अगेंस्ट ऑक्सीडेशन। ओके, सो होता क्या है, देखिए, कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स हैं, कुछ पर्टिकुलर ड्रग जैसे आइसोनियाजिड, नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन, एस्पिरिन, एंटी मलेरियल ड्रग्स, ये सब ड्रग्स करता क्या है, देखिए, इनका एक टेंडेंसी होता है कि आरबीसी का मेम्ब्रेन को ऑक्सीडाइज कर देने का टेंडेंसी होता है, देखा क्या है। सो जिनमें NADPH कम होगा उसका आरबीसी कम प्रोटेक्टेड होगा। तब होगा क्या, देखिए, उस लेस प्रोटेक्टेड आरबीसी को अगर ये सब ड्रग मिल जाए तब आरबीसी का ऑक्सीडेशन होगा, आरबीसी टूट जाएगा, एंड दैट विल लीड टू हिमोलाइसिस। ओके, इसीलिए देखिए, एक बेसिक कंसेप्ट यही है कि जिन पेशेंट्स में देखा जाएगा कि G6PD डेफिशिएंसी है, उनमें ये सब ड्रग्स एकदम यूज करना मना कर दिया जाता है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ये एक एग्जांपल था, आपको आई होप ये समझ आ गया होगा। अब देखिए, नेक्स्ट जो है टाइप बी का जो तीसरा क्लासिफिकेशन है, दैट इज इडियोसिंक्रेसी। ओके, इडियोसिंक्रेसी क्या होता है, देखिए, इडियोसिंक्रेसी का मतलब होता था ऑफ अननोन origin, ADR, adverse reaction of unknown origin। अननोन origin का मतलब क्या है, देखिए, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर ड्रग एक पेशेंट के शरीर में दिया गया है, देने के बाद एक पर्टिकुलर एडवर्स रिएक्शन हमें देखने को मिला, लेकिन वो क्यों हुआ इसको हमें पता नहीं कर पाते थे। लेकिन विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस और मोर रिसर्च इन फार्माकोलॉजी, देखा गया है ये कि इडियोसिंक्रेसी का जो बेसिक केस है वो जुड़ा हुआ है इसके पहले वाले क्लासिफिकेशन से, दैट इज जेनेटिक ऑफ पेशेंट।
जेनेटिक्स ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर उसमें जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ अगर चेंजेस हो, मतलब वो कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा बहुत अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो या वहाँ पे जेनेटिक मेकअप जो है थोड़ा डिफरेंट हो, तब होता क्या है देखिए, उस पर्टिकुलर ड्रग का कुछ रिस्पॉन्स हमें उल्टा-सीधा मिल सकता है, जो बाकी पेशेंट में शायद नहीं मिलेगा देखने को। इसीलिए ये इडियोसिंक्रेसी जो है अभी उतना खास यूज़ होता नहीं है, क्योंकि ये सबमर्ज हो रहा है इनसाइड द जेनेटिक्स, फार्माकोजेनेटिक्स इसके अंदर। So this was the all about the adverse drug reaction of type A, type B. अब type A में जो आता है augmented effects, उसमें साइड इफेक्ट, सेकेंडरी इफेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट आपको अच्छे से समझाने का हम कोशिश किए हैं। टाइप बी में जो होता है ड्रग एलर्जी, उसका जो 4 फर्दर क्लासिफिकेशन टाइप 1, 2, 3 एंड 4, वो क्या है और कैसे होता है, उसको भी एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने का हम कोशिश किए हैं। जेनेटिकली डिटरमाइंड जो केस है वहां पे G6PD डेफिशिएंसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक केस है, जो बायोलॉजिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको ये जानना जरूरी होता है। उसको भी हम आसान भाषा में आपको समझाने का कोशिश किए थे। एंड दिस समराइजेस द होल एडवर्स ड्रग रिएक्शन। आई होप ये आपको अच्छे से भी समझ आ गया होगा। कोई अगर फर्दर डाउट आपको दिखे, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आई विल ट्राई टू एड्रेस ऑल ऑफ योर डाउट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब टू आर एक्स विजर्ड। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।